हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 19वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शीतल चिढ़कर बोली, हाँ आपको तो जल्दी जल्दी नूडल्स खाने होंगे, फिर और कुछ करना होगा और फिर मुझ पर ही गुस्सा भी करना होगा, जो कि आपका फेवरेट काम है। इतना कहते हुए उसने नूडल का बाउल अपने पेट पर रखा। वो गरम गरम बाउल उसके पेट पर रखने के बाद उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो शीतल को लेकर यूं ही बेड पर आया और उसे बेड पर लिटाकर फिर उसके पेट से वो बाउल हटाया। शीतल तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और रजत की तरफ देखने लगी। रजत ने अपनी आईब्रो तिरछी करते उसे देखा और बोला, ऐसे क्या देख रही हो? शीतल एकटक उसे देखते हुए बोली, यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सामने जो इंसान है वो मिस्टर रजत भोसले ही है ना? रजत ने कुछ नहीं कहा, चम्मच को बाउल में घुमाया और नूडल्स को शीतल के होठों के पास लेकर आया। शीतल ने हल्का सा अपने होठों को खोला। रजत ने उसे नूडल्स खिलाने लगा। शीतल उसे देखते हुए बोली, आप नहीं खाएंगे? रजत ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर जो शरारती मुस्कुराहट थी उसे देखकर शीतल को महसूस हो रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, अब मेरा पेट भर गया मिस्टर ग्रीन आइस, ये मुझे दीजिए, मैं किचन में रख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने बाउल को उठाना चाहा, लेकिन तुरंत रजत ने उस बाउल को पीछे खींच लिया और बोला, ऐसे कैसे, अभी मैंने तो खाया ही नहीं। शीतल हैरानी से उसे देखने लगी। रजत ने उस बाउल को साइड में किया और शीतल पर झुकने लगा। शीतल की तो सांसें एकदम से हलक में अटक गई। वो पीछे की तरफ बैंड होते हुए बोली, आप करना क्या चाहते हैं मिस्टर ग्रीन आइज? एक तरफ कह रहे हैं कि आपको नूडल्स खानी है और दूसरी तरफ ये सब। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके कपड़ों पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल शीतल के कपड़े की फटने की चर से आवाज आई। शीतल की तो आंखें बड़ी हो गई। रजत उसे इंटेंस नजरों से देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमसे किसने कहा सिली गर्ल कि मैं नूडल्स नहीं खाऊंगा? मैं नूडल्स खाऊंगा और वो भी एक्स्ट्रा चिली के साथ। बिस्तर पर लेटी शीतल अभी भी उसे सवालिया एक्सप्रेशन के साथ रजत को देख रही थी। रजत ने अपनी पॉकेट में से चिली फ्लेक्स के पैकेट को निकाला और उन्हें नूडल्स के बाउल में डाल दिया। उस नूडल्स में एक्स्ट्रा चिली पैक डालते देख शीतल तुरंत बोली, इसमें पहले से ही बहुत मिर्ची है मिस्टर ग्रीन आइज, आप इतनी मिर्ची नहीं खाते हैं। आप तो बस वो क्रीम सलाद। और वो भी बोल ही रही थी कि रजत ने नूडल्स से भरा हुआ बाउल उठाया और शीतल की गर्दन पर खाली कर दिया। शीतल की तो आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। जब वो एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स से लिपटी हुई नूडल्स उसके गर्दन पर गिरी तो उसे बड़ी ही मिचमिची सी मचने लगी। रजत सड़कती नजरों से शीतल को देखते हुए उसकी गर्दन पर झुका और उन नूडल्स को खाने लगा। शीतल को वो गीली गीली नूडल्स अपने ऊपर और ऊपर से वो भी पूरी मिर्ची में पूरी तरह से लिपटी हुई, ऊपर से चलते हुए रजत के होठ। इस वक्त उसकी सांसें हलक में अटक रही थी और जो बाकी की कसर थी वो रजत की नजरें पूरी कर रही थी, जो एक टक शीतल के चेहरे पर टिकी थी। उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसना शुरू कर दिया। रजत लगातार अपने होठों को चलाते हुए उन नूडल्स को खाए जा रहा था। वो एक एक नूडल्स भी पूरी उसकी गर्दन पर इस तरह से बिखर गई थी कि जब रजत एक एक नूडल्स को भी अपने होठों से उठाता तो शीतल की सिसकियां निकलती। शीतल कांपती हुई आवाज में बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर ग्रीन आइज, आपको पता है मुझे कितनी मिर्ची लग रही है? रजत अपने होठों में एक नूडल्स को लिए हुए शीतल के चेहरे पर आया और उसने उस नूडल्स को शीतल के होठों पर रखा। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
लेकिन मुझे तो नूडल्स ऐसे ही खाना पसंद है। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा जब मैं नहीं थी तो तब ऐसे नूडल्स खाते थे, ज़रा बताइए ना, तब कौन आपको यूँ अपने ऊपर नूडल्स सर्व करके देता था? रजत तिरछी न मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों, अगर बताऊंगा तो क्या करोगी? शीतल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मन तो करता है कि उसे मिर्ची खिलाकर मार दूं, लेकिन डर लगता है कि कहीं आप नाराज न हो जाए। रजत की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने एक बार फिर से फॉक में नूडल्स ली और शीतल के पेट पर फैला दी। शीतल ने एक बार फिर से सिसकियाँ भरनी शुरू कर दी। रजत एक बार फिर से उसके पेट पर झुका और उन नूडल्स को ख़त्म करने लगा। एक बार फिर से शीतल की जान निकलने लगी थी। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो शीतल के चेहरे के करीब आया और बोला, ना मैंने कभी किसी के साथ ऐसे नूडल्स खाए हैं और ना ही कभी किसी और के साथ खाऊंगा। यू आर द ओनली वन सिली गर्ल, और हमेशा तुम ही हो जो मुझे ऐसे नूडल्स खिलाओगी, क्योंकि आई लव नूडल्स एंड यू। इतना कहकर उसने शीतल के होठों को चूमना शुरू कर दिया। शीतल को तभी हल्का हल्का सा अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और रजत ने उसके हाथों को जकड़ते हुए उसके ऊपर की तरफ लगाया और शीतल के साथ इंटीमेट होने लगा। शीतल का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसकी मदहोशी भरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। रजत लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था और पूरी रात रजत को वो मीठा मीठा सा दर्द देते रहा। शीतल भी उसे पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि फाइनली रजत ने वो सब बातें कही थी जो वो सुनना चाहती थी। उस दिन भले ही उसने रजत ने वो सब नशे में कहा हो, लेकिन आज रजत सच में नशे में नहीं था। शीतल को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। सुबह का वक्त रजत और शीतल दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए बिस्तर पर सो रहे थे। तभी रजत का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। वो पहले फ़ोन को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से जो आवाज़ आई और जो बात कही गई उसे सुनकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बेड से उठा और फ़ोन पर बात करने लगा। बात करते हुए ही वो बालकनी की तरफ आ गया। कुछ 1-2 मिनट बात करने के बाद उसने तुरंत कॉल कट किया और रूम में आकर वॉशरूम की तरफ चला गया और तुरंत वॉशरूम से बाहर की ओर निकल गया। शीतल अभी भी सोई हुई थी। कुछ देर बाद शीतल की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने बगल में देखा तो वहाँ पर रजत नहीं था। रजत को वहाँ पर ना देखकर उसने मुंह बनाया और बोली, पता नहीं मिस्टर ग्रीन आइस कहाँ गए, शायद वॉशरूम में होंगे। वो बेड से उठी और क्लोसेट की तरफ आकर अपने लिए एक शर्ट निकाली और उस शर्ट को पहनकर वॉशरूम की तरफ देखने लगी। वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, मैं जाऊं क्या वॉशरूम में? इतना कहते हुए वो सोच ही रही थी कि वो वॉशरूम में रजत के पास जाए या नहीं। एक तरफ से वो जाने का सोच ही रही थी और दूसरी तरफ ये सोच रही थी कि न जाने अब रजत कैसे रिएक्ट करेगा। कल रात वो ड्रिंक था, लेकिन अब एक बार फिर से कहीं वो उस पर गुस्सा न होने लगे, इसीलिए वो खुद को रोक रही थी। लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर वो बेड से उठी और वॉशरूम में आई। वॉशरूम में आकर वो हैरान रह गई, क्योंकि रजत वॉशरूम में तो था ही नहीं। वो बाहर आई और हॉल में नज़रें इधर उधर घुमाई तो रजत उसे वहाँ भी नहीं नज़र आया। वो वापस रूम में आई और रजत को कॉल करने लगी, लेकिन लगातार 2-3 कॉल करने के बाद भी रजत ने कॉल रिसीव नहीं की। शीतल की आंखों में नमी तैरने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे बस आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती मिस्टर ग्रीन आइस। कभी तो इतना स्पेशल फील करवाते हैं और कभी एकदम से यूँ छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, मुझे बताना तक भी नहीं आपके लिए मैटर नहीं करता है।
क्या ज़रूरत थी कल ये सब कुछ करने की, जब आज सुबह उठते ही ये सारी तकलीफ़ें देनी थी मुझे। मुझे प्यार नहीं, मुझे बस नफ़रत करनी चाहिए आपसे। आप बस प्यार डिज़र्व ही नहीं करते। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और रोती हुई वॉशरूम में चली गई। उसे एक बार फिर से वॉमिटिंग सा फील होने लगा। बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो ऑफिस के लिए तैयार हुई और नीचे पार्किंग एरिया में आई तो वहाँ पर गाड़ी उसके लिए तैयार खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रजत स्वीटी के साथ था। स्वीटी आज सुबह झूले से गिर गई तो उसके पैर पर चोट लग गई थी। फर्स्ट एड तो स्कूल में कर दी गई थी, लेकिन अब बाकी चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। स्वीटी रोते हुए बोली, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवानी डैडी। डॉक्टर को बोलो ना स्वीटी को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। रजत उसे अपने गोद में लेकर बैठा था। वो स्वीटी को समझाते हुए बोला, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा स्वीटी, बस डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे कि आपको चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं। स्वीटी रोते हुए बोली, लेकिन मुझे फिर भी कोई चेकअप नहीं करवाना। वहीं दूसरी तरफ शीतल अभी अभी अपने केबिन में आकर बैठी ही थी कि नीरज उसके सामने आकर खड़ा हुआ। नीरज ने उसके सामने एक एनवलप रखा। शीतल ने उस एनवलप को हैरानी से देखा तो नीरज अपना सिर झुकाकर बोला, ये आपकी पहली सैलरी है शीतल मैडम। शीतल तुरंत से बोली, इतनी जल्दी? नीरज बोला, हाँ 1 महीना हो चुका है। तो बॉस ने ही कहा था आपको सैलरी देने के लिए। नीरज के जाने के बाद शीतल ने उस एनवलप को खोला तो उसमें एक इंसान की सैलरी से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा पैसे थे। वो तकरीबन 5 लाख थे। शीतल हैरानी से बोली, इतने सारे पैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत ने उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए। वहीं रजत ने ये पैसे उसे जानबूझकर दिए थे। उस दिन जब शीतल ने सिर्फ 100 रुपये के बदले अपनी रिंग दे दी तो रजत को बहुत बुरा लगा था। हालांकि उसने शीतल को पैसों के बदले खरीदा था, लेकिन वो पैसे शीतल को तो नहीं मिले थे। वो तो सारे रोहन के ट्रीटमेंट के लिए दे दिए गए थे। उसने शीतल को तो कुछ भी नहीं दिया था। ये सोचकर उसने नीरज को शीतल की सैलरी के तौर पर ये सारे पैसे शीतल को देने के लिए कहा था, ताकि जब उसे ज़रूरत महसूस हो तो वो अपने ऊपर पैसे खर्च कर सके। शीतल खुद से कुछ कहती नहीं थी और रजत जानता था कि अगर वो शीतल को सीधे तौर पर पैसे देगा तो वो कभी लेगी नहीं। वहीं शीतल एक्सप्रेशनलेस होकर उस पैसों की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से उसे एक बार फिर से रोबोटिक जैसा फील होने लगा। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली तो परेशान होते हुए बोली, कल से ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही है? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इतना कहकर वो सोच में पड़ चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर मिस्टर ग्रीन आइस को पता चला कि मैं अकेले हॉस्पिटल गई हूँ तो पर मैं उन्हें क्या बताऊँ? उन्हें कौन सा मेरी फ़िक्र है? अगर फ़िक्र होती तो वो मुझे अकेले छोड़कर जाते ही नहीं। मैं तो अकेले डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठी और बाहर आई। इसका एक बार मन किया कि रजत के केबिन में जाए, क्योंकि आज सुबह से रजत ने एक बार भी उसे अपने केबिन में नहीं बुलाया था। उसने केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खोला तो उसे सामने कोई नज़र ही नहीं आया। दरवाज़ा बंद कर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और बोली, आज मिस्टर ग्रीन आइस कहाँ बिजी है? वो खुद से ही बोल रही थी कि तभी उसकी टक्कर रमन से हो गई। रमन के हाथों में एक फाइल थी। शीतल ने वो फाइल रमन को उठा के दी तो रमन बोला, वैसे तुम्हें जिस सवाल का जवाब चाहिए
वो जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शीतल ने हैरानी से रमन की तरफ देखा। रमन तुरंत बोला, तुम रजत सर के बारे में जानना चाहती हो ना? वो कहाँ है? तो वो वैसे तो इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि रजत सर का एक ठिकाना नहीं है। उनकी रातें किसी और के साथ होती है तो सुबह किसी और के साथ होगी। शायद वो किसी होटल में कर रहे होंगे किसी के साथ एंजॉयमेंट। तुम उनकी पर्सनल असिस्टेंट होना तो अब तक उनके बारे में तो इतना जान ही चुकी होगी कि उनके शौक क्या है। शीतल हैरानी से रमन की तरफ देखती ही रह गई और रमन वहाँ से चला गया। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, माना मिस्टर ग्रीन आइस को वो सब चीज़ें पसंद है, लेकिन अब तो नहीं होगी ना। अब तो उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें सुकून देती हूँ, इसका मतलब वो मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाते होंगे। पर अगर अभी भी उनकी लाइफ में कोई और हुआ तो? ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो लिफ्ट से बाहर आई और वहाँ से नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल रजत स्वीटी के पैर का ट्रीटमेंट करवाने ही जा रहा था कि तभी अंकिता दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आ गई। अंकिता को वहाँ पर देखकर रजत चौंक गया। तभी उसने स्कूल स्टाफ के चेहरे की तरफ देखा तो स्टाफ वालों ने जिस तरह से अपना चेहरा नीचे झुकाया, रजत के चेहरे पर त्योरियां आ गई। अंकिता तुरंत स्वीटी के पास आकर बैठी और बोली, स्वीटी बेटा, ये आपको क्या हुआ? आओ मम्मा के पास आओ। स्वीटी तुरंत रजत के सीने में अपना सिर छुपाते हुए बोली, नहीं, मुझे डैडी के पास ही रहना है, मुझे किसी और के पास नहीं जाना। अंकिता को सबके सामने अपनी इंसल्ट फील होने लगी। वो एक बार फिर से स्वीटी को हाथ लगाते हुए बोली, लेकिन डैडी को तो ऑफिस जाना होगा ना, आप मम्मा के पास आ जाओ। मम्मा आपको अच्छे से ख्याल रखेंगी और फिर आप मम्मा के साथ घर पर चलना। स्वीटी अब और भी ज़्यादा खुद को रजत के सीने में फोर्स करने लगी। स्टाफ मुंह दबाए अंकिता पर हंसे जा रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि स्वीटी अंकिता के पास बिल्कुल भी नहीं जाती, जबकि रजत से मिलने के लिए तो स्वीटी हमेशा बोलती रहती थी। जैसे ही अंकिता की नज़र स्टाफ पर गई, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों से जब मेरी बच्ची का ख्याल ही नहीं रखा जाता तो मुझे आपके पास अपने बच्चे को रखना ही नहीं है। दफ़ा हो जाइए यहाँ से। कोई स्टाफ कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही रजत बोला, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। रजत की बात सुनकर स्टाफ तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रजत अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ क्या तमाशा करने आई हो? अंकिता ने डॉक्टर की तरफ देखा। रजत डॉक्टर के सामने ही उसकी इंसल्ट किए जा रहा था। वो तुरंत बोली, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो रजत? रजत व्यंग से हंसा और बोला, वैसे ही जैसे तुमसे करनी चाहिए। बताओ यहाँ क्या करने आई हो? खुद को एक अच्छी मॉम साबित करने? पर यहाँ पर कोई मीडिया नहीं है, चाहे तो वापस जा सकती हो। अंकिता गुस्से से मुट्ठियाँ कसने लगी। डॉक्टर ने स्वीटी के पैरों का चेकअप कंप्लीट किया और बोला, वैसे कोई भी गहरी चोट नहीं आई है मिस्टर भोसले, फिर भी आप इन्हें 1-2 दिनों का रेस्ट अच्छे से करवाइए। कहीं ऐसा ना हो खेल कूद की वजह से उनके पैर में कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए। ये पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है। रजत ने डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और स्वीटी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया। अंकिता तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, कहाँ जा रहे हो? रजत एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, वहीं जहाँ मैं रहता हूँ। स्वीटी भी अब मेरे साथ ही रहेगी। डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। अंकिता रजत के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ओ तो तुम अब अपनी मिस्ट्रेस के साथ जहाँ रहते हो वहाँ तुम स्वीटी को भी रखोगे? इससे ज़्यादा अच्छी बात तो क्या ही होगी।
शीतल के लिए मिस्ट्रेस सब सुनकर रजत का चेहरा अब गुस्से से कांपने लग गया था। वो दांत पीसते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज अंकिता। अंकिता हंसी और बोली, ओह, तो उसके लिए मिस्ट्रेस सब सुनकर तकलीफ हो रही है, पर है तो वो तुम्हारी मिस्ट्रेस ही ना, क्योंकि वाइफ तो तुम्हारी मैं ही हूँ और मेरे होते हुए वो कभी हमारे घर में तो आ ही नहीं सकती। और जो बाहर ऐसे मर्दों को खुश रखती है ना, उसे तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उसे क्या कहा जाता है। रजत गुस्से से आंखें बड़ी कर हो गई। अंकिता डेविड स्माइल के साथ बोली, वैसे ऐसा भी कौन सा मजा देती है तुम्हारी वो रखेल कि तुम उसके बारे में। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी अंकिता। अंकिता हंसी और बोली, मतलब अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। स्वीटी रोते हुए बोली, डैडी प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलिए ना, मुझे दादी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे दादी के पास ले चलो ना। रजत गुस्से से कांपते हुए अंकिता को देख रहा था। वो जबड़े कसते हुए बोला, फिलहाल स्वीटी मेरे साथ है, अगर नहीं होती ना तो मैं तुम्हें ज़रूर बता कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। इतना कहकर वो तुरंत स्वीटी के साथ वहाँ से निकल गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर निकल कुछ दूरी पर खड़ी शीतल की नज़र उस पर गई। वो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन आती जाती गाड़ियों की वजह से वो सड़क के किनारे पर खड़ी ही रह गई और रजत स्वीटी के साथ अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। स्वीटी का चेहरा रजत के सीने में छिपा हुआ था, इसीलिए शीतल स्वीटी का चेहरा देख नहीं पाई, लेकिन उसे इतना तो कन्फर्म हो गया था कि रजत के साथ कोई छोटी बच्ची थी। अंकिता गुस्से से कांपते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकली और वो भी वहाँ से घर के लिए चली गई। शीतल कुछ सोचते हुए बोली, मिस्टर ग्रीन आइस के साथ वो बच्ची कौन थी। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द उठा। वो तुरंत सड़क पार कर हॉस्पिटल के अंदर आई। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर का वेट करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और डॉक्टर ने शीतल को अपने केबिन में बुलाया, तो शीतल ने उसे बताया कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने उसे चेकअप करने के लिए दिया। चेकअप करते वक्त डॉक्टर के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। शीतल चेयर पर बैठी थी और डॉक्टर उसके सामने अपनी चेयर पर बैठी थी। डॉक्टर शीतल के नाम की फाइल को देखते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल जी, आप प्रेग्नेंट है, यू आर 4 वीक प्रेग्नेंट। शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत परेशान होते हुए बोली, आप कंफर्म है? आई मीन कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना? डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, नहीं शीतल, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्दी है। बस अब आगे आप भी अपना इसी तरह से ख्याल रखिएगा। शीतल का चेहरा एकदम से सुन्न हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। रजत तो अभी पूरी तरह से उसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इस बच्चे को क्या ही एक्सेप्ट करता। और दूसरी तरफ उसे ये सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी कि रजत के साथ वो बच्ची कौन थी। वो फीका सा मुस्कुराकर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली और ऑफिस जाने की बजाय सीता पेंट हाउस के लिए निकल गई। पेंट हाउस आते ही शीतल रजत को एक बार फिर से कॉल करने लगी, लेकिन 3-4 कॉल करने के बाद भी रजत ने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ भोसले मेंशन में रजत स्वीटी को लेकर आ चुका था। जैसे ही कामाक्षी जी और हर्ष जी ने स्वीटी को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। स्वीटी भी तुरंत भागती हुई उनके पास चली गई। रजत ने उसे रोका क्योंकि अभी उसके पैर पर थोड़ी चोट लगी हुई थी, लेकिन अपने दादा दादी से मिलने के बाद स्वीटी इतनी खुश थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। कामाक्षी जी ने भी उसे अपनी बाहों में अच्छे से समेट लिया था।
तभी अंकिता अंदर आई। जैसे ही अंकिता अंदर आई और रजत के पास खड़ी हुई, रजत ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गया। रजत अंकिता का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लाकर उसे एक झटके से अंकिता का हाथ छोड़ा। अंकिता के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए रजत के करीब हुई और बोली, क्या हुआ, अभी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? रजत उससे दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई स्वीटी के सामने वो सब बकवास करने की? अंकिता हंसी और बोली, वो सब बकवास कहाँ थी, वो तब तो सच था ना। आखिर एक लड़की जो शादीशुदा इंसान के साथ रह रही हो, उसके साथ उसके इलीगल रिलेशनशिप हो, तो उस लड़की को रखेल ही तो कहा जाएगा। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसे खुद से दूर किया और फिर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसे घुमाया और उसकी पीठ को दीवार से लगा दिया। रजत के चेहरे की नसें एकदम उभरी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। अंकिता की आंखें भी बाहर आने को हो रही थी। उसे अपने गर्दन में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसके जलते हुए दिल को सुकून मिल रहा था। रजत को इस तरह देखकर उसे मज़ा आ रहा था। वो जानती थी कि रजत उसे जान से तो बिल्कुल नहीं मारेगा, वो बस हल्का सा तड़पा कर उसे छोड़ देगा। और हुआ भी यही। रजत ने एक झटके में उसे छोड़ा और गुस्से से चिल्लाकर बोला, उसके बारे में एक और शब्द भी तुमने कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी जान लेने में एक पल भी नहीं लगेगा मुझे। अंकिता हंसी और बोली, अच्छा मेरी जान लोगे तुम? और फिर सबको क्या ही जवाब दोगे कि एक रखेल के लिए तुमने बीवी को मार दिया? अभी जो स्वीटी तुम्हारी गोद से उतर नहीं रही थी ना, कल अगर उसे ये बात पता लगी कि उसके बाप ने अपनी एक रखेल के लिए उसकी माँ की तो जान ही ले ली, तो वो नफरत करेगी तुमसे। रजत का चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा था। गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली उसने। अंकिता मुस्कुराते हुए उसके आसपास घूमने लगी और बोली, तुम्हें यूँ तड़पते हुए देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती डियर हबी। मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद तुम किसी और से इस तरह पागलों की तरह प्यार करोगे। अंकिता की बात सुनकर रजत की तो आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी आंखों के सामने शीतल का चेहरा घूमने लगा। उसकी आंखों में वो मोटे मोटे आंसू और बार बार उसका शिकायतें करना उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर रहा था। अंकिता उसके आसपास घूमते हुए बोली, मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है, देखा है उसे, लेकिन सिर्फ पिक्चर्स में। सच में उसे देखने की बड़ी हसरत हो रही है। एक बार मुझे भी उससे मिलवा दो ना, आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो और ऐसा भी क्या मज़ा दे रही है वो तुम्हें जो। तुम मेरी बातें सुनकर इतना ज़्यादा गुस्से से तिलमिलाने लगे। एक बार फिर से रजत का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो अपने जबड़े कसते हुए बोला, अपनी जुबान को संभालो अंकिता। अंकिता तुम बहुत पछताओगी। अंकिता उसके सामने खड़ी हुई और बोली, पछताएगी तो वो लड़की, मुझे लगता है अभी तक तुमने उसे बताया नहीं होगा कि तुम मैरिड हो। सोचो जब उसे पता चलेगा कि रजत भोसले, जिसे वो हर रात बिस्तर पर खुश कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिस्तर तक रहेगी, कभी उसके घर में नहीं आ सकती, कैसा लगेगा उसे? अंकिता की बात सुनकर रजत का तो दिल धक से रह गया। वो कल रात भी शीतल को बताना चाहता था अपनी शादी के बारे में, लेकिन बता नहीं पाया। अब खुद को उससे महसूस हो रहा था कि शीतल को जब ये बात पता चलेगी कि रजत पहले से शादीशुदा है और उसकी बेटी भी है, तो
उसे कैसा लगेगा, वो कितना प्यार करती है उसे और उसके बारे में ये सब जानकर उसका दिल कितनी बुरी तरह से टूटेगा। अंकिता हंसी और बोली, वैसे मैं तुम्हारा काम और आसान कर देती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी उस लखेड़ को ये बात मैं जाकर बता सकती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों ना अब उसे रोते हुए भी देख लूं। बोलकर अंकिता और भी ज़्यादा हंसने लगी। रजत ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे घुमाकर उसकी कलाई को उसकी पीठ से लगाया और उसके चेहरे पर झुककर दांत पीसते हुए बोला, सोचना भी मत, बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें। मुझे गुस्से से तिलमिलाते हुए देखकर जानना चाहती हो कि मेरा और उस लड़की का रिश्ता क्या है? तो सुनो, हाँ है वो मेरी मिस्ट्रेस थी, वो मेरी मिस्ट्रेस। खरीदा था मैंने उसे, लेकिन प्यार हो चुका है मुझे उससे और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता था मैं, लेकिन अब तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा। अंकिता गुरूर से बोली, इम्पॉसिबल, तुम मुझसे डिवोर्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी दूंगी ही नहीं। तुम मेरे लिए लॉटरी हो रजत, और जब तक ये लॉटरी मेरे पास है, मेरी लाइफ ऐसो आराम से बीतेगी। इसीलिए इस लॉटरी को मैं कभी अपने हाथ से जाने ही नहीं दूंगी। रजत व्यंग से हंसा और बोला, बस यही फ़र्क है तुम में और मेरी शीतल में। यू नो वॉट, मुझे भी लगा था कि सब लड़कियां एक जैसी ही होती है, इसीलिए मैंने उसे भी तुम जैसा ही समझा कि उसे भी सिर्फ पैसों से ही प्यार होगा। लेकिन वो एक पहली लड़की है जिसे मैंने पैसों के लिए नहीं, मेरे सामने प्यार के लिए झुकते हुए देखा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले सकता? 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे अंकिता बजाज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। अब तक मैं उसे तुमसे छुपा रहा था, लेकिन अब नहीं, अब वो तुम्हारे सामने भी आएगी और उससे पंगा लेने की हिम्मत भी मत कर देना। तुम्हारा पति मैं नाम से हूँ, लेकिन रजत भोसले का प्यार किस हद तक होता है ये तो तुम अच्छी तरह से जानती ही हो। मैं तो आग न लगा दूँ तो मैं रजत भोसले नहीं। इतना कहकर उसने एक झटके से अंकिता को छोड़ दिया। अंकिता बस हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत वहाँ से जाने लगा। अंकिता चिल्लाकर बोली, तो तुम भी ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूँगी रजत, और अगर तुमने मुझे डिवोर्स लेने का सोचा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं हो मुझे। रजत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और सरकास्टिक वे में बोला, तुम्हें जितना मैं जानता हूँ ना, उतना तो कोई और भी नहीं जान सकता। अंकिता, तुमसे जो होता है बेशक से कर लेना। तुम्हारे नाम के साथ जो भोसले तुम बड़ी एटीट्यूड से लगाती हो ना, वो तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूँगा। इतना कहकर रजत तुरंत वहाँ से चला गया। वो नीचे हॉल एरिया में आया, जहाँ पर वो स्वीटी को कामाक्षी जी के पास छोड़कर गया था, लेकिन अब वहाँ पर स्वीटी नहीं थी। वो कामाक्षी जी के रूम में आया तो देखा स्वीटी बेड पर सो रही थी। रजत उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। कामाक्षी जी कुछ बोलने को हुई, लेकिन रजत ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। रजत ने बड़े ही प्यार से स्वीटी के बालों को सहलाया और फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। शीतल उसे बहुत पहले से ही अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो खुद को रोक रहा था और इसलिए वो शीतल के साथ इतना रूड बिहेव भी करता था। बार बार उसे मिस्ट्रेस बोलता था, ताकि उसे भी ये याद रहे कि उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। लेकिन चाह कर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो स्वीटी की तरफ देखते हुए मन में बोला, मैं हमेशा तुम्हें अंकिता से दूर रखना चाहता था स्वीटी, क्योंकि आई नो वो कभी एक बेहतर इंसान ही नहीं बन पाई, तो माँ क्या ही बन पाती।
और इसलिए आज तक उसे डिवोर्स नहीं दिया ताकि वो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन अब मुझे ये करना होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, पर अब मैं उसे भी हर्ट नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हुए रजत शीतल के बारे में सोच रहा था। वो बेड से उठा और रूम से बाहर निकल गया। कामाक्षी जी तुरंत उसके पीछे पीछे आई और उसे रोकते हुए बोली, अब कहाँ जा रहे हो तुम? स्वीटी यहाँ पर है तो प्लीज़ तुम भी यहीं पर रुक जाओ ना। रजत शीतल के बारे में ही सोच रहा था। उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, लेकिन वो फ़ोन रिसीव भी नहीं कर पा रहा था। उसे शीतल से जो मिलना था वो जल्द से जल्द ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लेना चाहता था। शीतल को सब बातें बता देना चाहता था। वो कामाक्षी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है। कामाक्षी जी गुस्से से बोली, स्वीटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें कुछ? क्या? रजत बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन स्वीटी से कम भी नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और कामाक्षी जी बस उसे जाते देखते ही रह गई। ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी स्वीटी अंकिता उसकी बातें सुन रही थी। पेंट हाउस में शीतल डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और उसके सामने खाने की प्लेट लगी हुई थी। उसने खुद अपने लिए खाना बनाया, लेकिन अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। वो बस उस खाने को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता मिस्टर ग्रीन आइस तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अवॉर्ड तो बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे पता है तुम्हें इस दुनिया में लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे लोगों की 1000 बातें भी सुननी पड़ेंगी और वो बातें भी तुम्हें भी सुननी पड़ेगी, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। अगर मिस्टर ग्रीन आइस तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। फिर बेशक से कुछ भी हो जाए, मैं एक पल भी उनके पास नहीं रुकूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम हो और तुम्हें अब मैं किसी और भी कीमत पर नहीं खो सकती। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। उसने उस प्लेट को हल्का सा साइड किया और डाइनिंग टेबल से उठकर बेडरूम में आ गई। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जिससे आज वह सुबह से रजत को कॉल करके थक चुकी थी, लेकिन रजत ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। उसने अपने फ़ोन को यूं ही साइड में रखा और अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ चुकी थी। कुछ देर बाद पेंट हाउस का दरवाज़ा खुला और रजत अंदर आया। अंदर आते ही उसने लाइट ऑन की और टेबल हॉल पर डाइनिंग एरिया पर रखी खाने पर गई। खाने की प्लेट यूं ही टेबल पर रखी देखकर वो समझ चुका था कि शीतल ने अभी भी खाना नहीं खाया। वो गुस्से से बोला, एक तो ये लड़की खाना नहीं खाती, पता नहीं क्यों इस तरह से बिहेव करती है। बोलते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ अपने माथे पर रखा और फिर खुद से ही बोला, सिर्फ तेरी वजह से ही वो ऐसे बिहेव करती है। कल रात इतने प्यार से वो सब किया और फिर खुद ही गायब हो गया और कॉल भी पिक नहीं किया, तो ये सब तो होना ही था। बट डोंट वरी सिली गर्ल, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और एक्सेप्ट भी करूंगा कि हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोलकर वो अंदर रूम की तरफ आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने बेड पर सो रही शीतल पर गई। वो शीतल के पास आया और उसके माथे को छूकर देखा। शीतल को हल्का हल्का फीवर था। रजत वापस किचन की तरफ गया और वहाँ से एक बाउल और एक सॉफ्ट क्लॉथ लेकर आया। वो बेड पर शीतल के बगल में बैठा और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगा। कुछ ही देर में शीतल को आराम मिलने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली तो अपनी आंखों के सामने रजत का चेहरा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो फीका सा मुस्कुराई और बोली, जब आंखें खोलूंगी तो एक बार फिर से अब गायब हो जाएंगे मिस्टर ग्रीन आइज, इसीलिए मुझे अपनी आंखें ही नहीं खोलनी।
अब इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत किसी ख्वाब में उसके सामने नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने है। रजत ने वो बाउल साइड में रखा और फिर अपनी शर्ट उतारकर एक कोने में फेंक दी। उसने शीतल के बगल में आकर शीतल को अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और बोला, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही हो सिली गर्ल, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। उसकी बात सुनकर भी शीतल ने आंखें खोलकर उसकी तरफ नहीं देखा। रजत ने अपना पैर उसके पैरों से उलझाया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। शीतल ने उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। रजत को उसे देखते ही कुछ कुछ होने लगा था। उसकी नज़रें बार बार शीतल के होठों की तरफ जा रही थी। वो शीतल के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू किस यू सिली गर्ल। शीतल धीमे से बोली, तो रोक क्यों रहे हैं आप खुद को, मुझ पर तो हक है ना आपका। इतना कहकर उसने अपनी हल्की सी आंखें खोली। रजत, मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, हाँ तुम पर हक है मेरा, तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है। इतना कहकर उसने शीतल के होठों पर अपने होठ रखे और उसे बेतहाशा चूमने लगा। अभी अनजान थी कि जो ये उसके साथ महसूस हो रहा है या जो उसके साथ हो रहा है या जो वो महसूस कर रही है वो ख्वाब में कर रही है या हकीकत में। रजत उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस किए जा रहा था। उसे किस करते हुए ही वो उसके ऊपर आया और फिर उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा। शीतल के हाथ उसके कंधों पर जाने लगे और उसके नाखून रजत के कंधों पर चुभने लगे। वो रजत के टच से बिल्कुल भी सिहर रही थी। उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। आज रजत उसे बहुत ही सॉफ्टली किस किए जा रहा था। वो बहुत ही अलग तरीके से उसे प्यार कर रहा था। हमेशा रजत वाइल्ड होता था, लेकिन आज उसके प्यार में एक सॉफ्टनेस थी। उसे किस करते हुए ही रजत उसके पेट पर आया तो शीतल गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका हाथ रजत के सिर पर आया और वो उसके बालों में उंगलियां उलझाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर ग्रीन आइज। रजत उसे किस करते हुए बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना सिली गर्ल, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार करना है। इतना कहकर उसकी कमर पर आ गया और उसके बाद शीतल कुछ बोलने लायक ही नहीं रही। वो बस रजत के साथ मदहोश होते हुए जा रही थी। रजत उसके पूरे जिस्म को प्यार किए जा रहा था और शीतल उससे प्यार में उन बेचैनियों को अपने अंदर समेटे जा रही थी जो कुछ देर में ही सुकून में बदलने वाली थी। उसके पूरे बदन को अपने होठों से प्यार करने के बाद रजत उसके चेहरे की तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, आई लव यू सिली गर्ल, आई लव यू। शीतल ने कुछ नहीं कहा और खुद उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसे लिप किस करने लगी। उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उसकी सांसें रजत की सांसों में उलझते हुए और भी ज़्यादा गहरी होने लगी। कुछ देर बाद उस पूरे रूम में शीतल और रजत की मदहोशी भरी आवाज़ें गूंज रही थी। रजत शीतल के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। आज उसका प्यार करने का तरीका बहुत अलग था। वो शीतल को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली प्यार कर रहा था। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दे रहा था। वहीं शीतल समझ चुकी थी कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत है। वो भी रजत पर अपना प्यार लुटाए जा रही थी। कमरे में जल रही डीम लाइट में उन दोनों का चेहरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहा था और दोनों के बीच इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो तो हद से ज़्यादा प्यार से हो रहा था। रजत शीतल के ऊपर था और उसने शीतल के हाथों को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था और दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह होते ही जब दोनों बुरी तरह से थक गए थे तो रजत शीतल के बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया।
शीतल ने उसके सीने पर अपना सर रखा और बोली, आई लव यू मिस्टर ग्रीन आइज, आई लव यू सो मच। रजत ने भी उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया और बोला, आई लव यू टू सिली गर्ल, मुझे तुमसे प्यार हो ही गया। रजत की बात सुनकर शीतल के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो और कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। वहीं रजत भी आज सुकून से सो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो कल शीतल को सब कुछ बताएगा। सुबह के तकरीबन 6 बजे उसकी आँख लग गई, लेकिन अभी सिर्फ सोए हुए उसे सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था कि उसका फ़ोन बजने लगा। कामाक्षी जी के फ़ोन से कॉल आते देख उसके दिमाग में तुरंत स्वीटी का ख्याल आया। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से स्वीटी रोती हुई आवाज़ आई, डैडी डैडी आप कहाँ हो? आप स्वीटी को छोड़कर चले गए। स्वीटी को आपके साथ सोना था, लेकिन आप स्वीटी को दादी के पास सुलाकर चले गए। डैडी आप मेरी बात सुन रहे हो ना? रजत ने शीतल की तरफ देखा। वो एक गहरी सांस लेकर बेड से उठा और बालकनी की तरफ आया। स्वीटी रोते हुए बोली, डैडी कुछ तो बोलो ना, आप कहाँ हो? क्या आप स्वीटी से प्यार नहीं करते? आप स्वीटी को छोड़कर क्यों चले गए? स्वीटी को कोई प्यार नहीं करता डैडी, आप भी नहीं करते। स्वीटी बहुत बुरी है ना, इसलिए कोई स्वीटी से प्यार नहीं करता। रजत का तो दिल पसीजने लगा। वो स्वीटी को छोड़कर आ गया क्योंकि उसे शीतल की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो स्वीटी से प्यार नहीं करता था। स्वीटी में तो उसकी जान बसती थी। वो तुरंत उसे समझाते हुए बोला, नहीं नहीं स्वीटी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं। डैडी बस अभी आपके पास आ ही रहे हैं। कुछ ही देर में डैडी आपके पास आ जाएंगे। स्वीटी जिद करते हुए, नहीं नहीं मुझे अभी डैडी चाहिए। डैडी प्लीज़ आप जल्दी से मेरे पास आओ ना, नहीं तो स्वीटी सबको छोड़कर चली जाएगी। रजत उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह गया। तुरंत बोला, नहीं स्वीटी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब डैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, अब आप डैडी के पास ही रहोगे। डैडी आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ देंगे। स्वीटी सरप्राइज़ का नाम सुनकर खुश हो गई। वो तुरंत बोली, डैडी मुझे आपसे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको कुछ मांगूंगी तो क्या आप मुझे दोगे? रजत हैरानी से बोला, आपको क्या चाहिए स्वीटी बेटा, बताओ। मेरी स्वीटी को जो भी चाहिए होगा उसके डैडी उसके ला कर देंगे। स्वीटी मुस्कुराते हुए बोली, एक ना एंजल है डैडी, वो कभी कभी मिलती है। क्या आप उसे हमेशा के लिए मेरे पास ले आओगे? मुझे वह एंजल चाहिए। रजत उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्वीटी किस एंजल की बात कर रही थी, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही सामने से स्वीटी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। रजत का तो दिल धक से रह गया। वो परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटी बेटा, अब ठीक तो हो ना? लेकिन सामने से स्वीटी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रजत ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और दोबारा से कॉल किया, लेकिन सामने से कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ। अब रजत का दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और तुरंत वहाँ से निकल गया। स्वीटी जोर जोर से रोए जा रही थी। इस वक्त वो ज़मीन पर गिरी हुई थी और अंकिता जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। स्वीटी सीढ़ियों से उतरते हुए रजत से बातें कर रही थी और अंकिता ने उसे पीछे से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरी और उसके रोने की आवाज़ रजत के पास गई। अंकिता डेविल स्माइल के साथ बोली, तुम बेशक से किसी और से प्यार करो ना करो रजत, लेकिन इतना तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपनी बेटी से तो तुम बहुत प्यार करते हो, और जब वो तकलीफ में होगी तो तुम बेशक से कहीं भी हो सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़े चले आओगे। इतना कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगी।
स्वीटी अभी भी ज़मीन पर गिरे रोए जा रही थी। अंकिता उसके ऊपर झुकी और उसे अपनी गोद में उठाकर बोली, क्या हुआ स्वीटी बेटा, आप गिर कैसे गए, आपको चोट कैसे लगी क्या? स्वीटी रोते हुए उसकी गोद में छटपटाने लगी। उसे अंकिता के पास नहीं जाना था। उसे यूं खुद को धक्का देते देख अंकिता को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और स्वीटी को लेकर हॉल में आई। वो स्वीटी को चुप कराते हुए बोली, देखो स्वीटी बेटा, आप मेरी बात सुनो। मम्मा ना आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार। आप हमेशा मम्मा से दूर रहा करती हो तो, लेकिन पता है मम्मा को आपको कितनी याद आती है। मम्मा बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप किसी बोर्डिंग प्ले स्कूल में रहो। मम्मा तो आपको अपने पास ही रखना चाहती है। अब आप मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मम्मा के ही पास रहोगी ना। उसकी बातें सुनकर स्वीटी चुप होने लगी। उसे उस बोर्डिंग प्ले स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना था। उसे चुप होते देख अंकिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।